भारतीय ज्ञान परंपरा में हम देखें तो ज्ञान का जो ये लाइट चमक रही है यार, इसमें समग्र, हाँ ये ऐसा आ जाएगा, बंद कर दें। भारतीय ज्ञान परंपरा में हम देखेंगे कि ज्ञान का समग्र और बहुआयामी निकाय जो भारत में सदियों से विकसित हुआ है, इसमें शामिल है दर्शन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, भाषा, चिकित्सा, कृषि, शासन और बहुत कुछ। ज्ञान के अनुभवजन्य, तर्क संगत और आध्यात्मिक पहलुओं पर जोर, तो प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का दृष्टिकोण, ये है भारतीय ज्ञान परंपरा। फिर हम देखते हैं समग्र दृष्टिकोण क्या है। तो ज्ञान को अलग अलग खंडों में नहीं देखा है, या ज्ञान को अलग अलग खंडों में नहीं देखा जाता, बल्कि परस्पर जुड़े हुए रूप में समझा जाता है ना। तो उदाहरण के लिए एक बच्चे के विकास के लिए केवल उसकी शैक्षणिक प्रगति के रूप में ही नहीं हम देखेंगे, उसके शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास के रूप में भी हम देखेंगे। विकास सिर्फ शैक्षणिक नहीं होता है ना, उसके ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो कैसे बिल्ट होगी, ये देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसका महत्व क्या है, या अभी हम भारतीय ज्ञान परंपरा की इकाई या पाठ्यक्रम में जोड़ने से उसका क्या महत्व है ना। उसके महत्व को हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसका महत्व जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो प्राचीन ज्ञान से प्राप्त अंतर्दृष्टि नए अनुसंधान को दिशा दे सकती है, प्रेरणा दे सकती है। आधुनिक विज्ञान को, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, प्राचीन ज्ञान से जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उस ज्ञान को प्राप्त करके एक नई अंतर्दृष्टि का अनुसंधान हम करेंगे, और फिर आगे जो भी अनुसंधान होंगे उसको हम एक दिशा दे सकते हैं। सतत विकास के लिए दृष्टिकोण, प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। मानवीय मूल्यों और नैतिकता का पोषण करने के लिए बहुत ज़रूरी है। प्राचीन ग्रंथों में निहित नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा है ना, उसको पढ़ के, जैसे पंचतंत्र है आपका, बेताल पच्चीसी है, पंचतंत्र है, इनसे हम नैतिक शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। और योग और ध्यान का वैश्विक प्रभाव, तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राचीन प्रथाएं, सांस्कृतिक पहचान और गौरव, भारत की समृद्ध विरासत को समझना और उसका सम्मान करना, तो इसलिए इसका महत्व है भारतीय ज्ञान परंपरा का। फिर हम देखते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरुकुल प्रणाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूलभूत शिक्षा प्रणाली थी। ठीक है, यह प्रणाली न केवल ज्ञान देने का माध्यम थी बल्कि जीवन जीने की एक कला थी, जिसमें नैतिकता और चरित्र निर्माण हुआ करता था। उसको केंद्र में रखा जाता था, नैतिकता को और चरित्र निर्माण को। फिर है, हम देखते हैं कि गुरुकुल का स्वरूप कैसा था पहले, है ना। गुरुकुल स्थान क्या होता था, गुरुकुल आवासीय विद्यालय था जिसमें विद्यार्थी शिष्य गुरु के साथ रहते थे और दैनिक कार्यों में उनकी सहायता करते थे। गुरु प्रायः प्राकृतिक वातावरण, जो गुरुकुल होता था वह प्रायः प्राकृतिक वातावरण में होता था, जंगल, पर्वतों या नदियों के किनारे। और गुरुकुल मुख्यतः गांवों से बाहर शांति और प्रकृति के बीच, प्रकृति की गोद में रहता स्थापित होता था। इसका उद्देश्य छात्रों को शांत, एकाग्र और प्रकृति के निकट वातावरण देना, प्रकृति को समझना, प्रकृति की रक्षा करना और प्राकृतिक वातावरण में अपना मानसिक स्वास्थ्य
और शारीरिक स्वास्थ्य का निर्माण करना। और इसकी जो विधियां होती थी, शिक्षा की जो विधियां होती थी, हम उसे देखेंगे कि शिक्षा का जो माध्यम होता था बेटा, वो होता था मौखिक, परंपरा, श्रवण, मनन और अभ्यास था। अनुभव आधारित व्यवहारिक एवं प्राकृतिक अधिगम को महत्व दिया जाता था और छात्र गुरु के साथ रहकर कठिनाई, तपस्या, अनुशासन के माध्यम से जीवन और व्यवहार सीखते थे। गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले विषय क्या होते थे? अब हम यहाँ देखेंगे, वेद होता था, वेदांग, खगोल, गणित, भाषा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, रक्षा, विज्ञान, कानून, संगीत, कुम्हारी, कृषि, योग और ध्यान, नैतिक मूल्य, सामाजिक व्यवहार, जीवन कौशल और आध्यात्मिक प्रथाओं को भी सिखाया जाता था। इसके प्रमुख घटक है आचार्य, गुरु होता था, वो मुखिया होता था, शिक्षक होता था और मार्गदर्शक होता था। ठीक है। आवास और संस्था क्या होती थी? प्राकृतिक वातावरण, आश्रम और विद्यालय। और शिक्षा का जो एक तरीका होता था शिक्षा देने का, वो होता था अनुभव आधारित। वहाँ ऐसे कोई पाठ्यक्रम नहीं होता था कि पाठ्यक्रम हुआ, आए क्लास में डर 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 पढ़ाते, वो नहीं होता था। एक उसमें एक अनुभव होता था, समय होता था, अनुभव आधारित होता था, समय आधारित होता था और समग्र व्यवहारिक होता था, जो हमारे जीवन में काम आया आगे, जिससे बच्चा एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सके। फिर इसका उद्देश्य और लाभ क्या होते थे? इसका उद्देश्य था ज्ञान का विस्तार, संस्कार, चरित्र निर्माण, अनुशासन, आत्मनिर्भर, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का संरक्षण, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आत्मिक विकास के साथ साथ जीवन के लिए आवश्यक कौशल प्रदान किए जाते थे। और इसके लिए ना क्या होता था, वर्गीकरण किया जाता था। विद्यार्थी की जो आयु होती थी वो 24 वर्ष होती थी, और विद्यार्थी को जो आयु 24 वर्ष में वासु कहा जाता था, रुद्र 36 वर्ष और आदित्य 48 वर्ष के होते थे। जैसी श्रेणियों में बांटा जाता था, वासु, रुद्र और आदित्य। वासु की आयु होती थी 24 वर्ष और रुद्र की होती थी 36 वर्ष और आदित्य की होती थी 48 वर्ष। जैसे श्रेणियों में बांटा जाता था, जो उनकी शिक्षा अवधि दर्शाता था। वे जहाँ ये नाम शिक्षा की लंबी और गहन अवधि को दर्शाते। तो इससे वासु मतलब आपने 24 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की, रुद्र मतलब आपने 36 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करी, और आदित्य मतलब आपने 48 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करी है। तो ये अवधि बताती थी कि आपने कितना ज्ञान ग्रहण किया है ना, आप कितने ज्ञानी हैं। तो वासु जो होते थे वो 24 वर्ष के होते थे। तो ये शिक्षा के शुरुआती या मध्यम चरण को दर्शाता है, जहाँ शिक्षा बुनियादी और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते थे, अक्सर 24 वर्ष की एक लंबी अवधि में। फिर है रुद्र 36 वर्ष, या उच्च शिक्षा या गहन आध्यात्मिक ज्ञान की ओर संकेत करता है, जहाँ शिष्य जटिल वैदिक ग्रंथों और दर्शन का अध्ययन करते थे, जो लगभग 36 वर्षों के अध्ययन के बराबर माना जाता था। आदित्य 48 वर्ष, ये शिक्षा के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जिसमें ब्रह्मचर्य की पूरी अवधि लगभग 48 वर्ष तक बढ़ाया जाता था, जिसमें शिष्य पूर्ण ज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते थे, और जो जीवन भर की साधना का प्रतीक था। इसी तरह हम देखते हैं गुरु और शिष्य के संबंध कैसे थे। तो गुरु शिष्य परंपरा इसके मूल थी। विद्यार्थी गुरु के परिवार का सदस्य बन जाता था। यह संबंध आजीवन मार्गदर्शन और सहारे की भावना को जन्म देता था, और हमेशा गुरु मार्गदर्शन शिष्य का करता रहता था। जब शिष्य किसी भी कठिन परिस्थिति में हो जाता, तो वो गुरु के पास जाके उस परिस्थिति का हल और मार्गदर्शन प्राप्त करता था। फिर अब अगर हम उसी आधुनिक शिक्षा से उसकी तुलना करें, तो आधुनिक शिक्षा में क्या है? आधुनिक शिक्षा
कक्षाएं, परीक्षाएं अंक आधारित है, जबकि गुरुकुल में अनुबंध, नैतिकता और समय विकास को प्राथमिकता दी जाती थी। छात्रों के सामाजिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान का विकास केंद्र बिंदु थे। ठीक है। और गुरुकुल प्रणाली में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक शोध को समृद्ध किया जाता था। इसकी समय सीमा और नैतिक मूल्य पर आधारित शिक्षा पद्धति आज भी प्रेरणा का स्रोत है। तो मेरे इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है। मैंने परंपरा आपको समझाई कि परंपरा क्या है भारत की। मैंने आपको बताया कि गुरुकुल से गूगल तक की जो हमारी यात्रा है उसे मैंने आपको बताया। मैंने बताया कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में किस चीज़ को फोकस किया गया, और फिर मैंने आपको बताया कि गुरुकुल कैसे होते थे और हमारी पूरी ज्ञान परंपरा में हमारा ज्ञान कितना विस्तृत था, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने ये भी बताया आपको कि गुरुकुल में वासु, रुद्र और आदित्य, ये 3 तरह के जो समय अवधि में शिक्षा प्राप्त करते थे। जो आदित्य होते थे वो पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण किए होते थे और उनके ज्ञान वो पूर्ण प्राप्त कर चुके होते थे। और मैंने आपको ये बताया कि आधुनिक हमारे जो शिक्षा पद्धति है वो किस तरह की शिक्षा पद्धति है। तो निश्चित ही आप समझ पाएंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा किस तरीके से दी जाती थी, है ना। और इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।